वंदे मातरम। दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर सियासी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है और इस सीट के परिणाम से हालांकि सत्ता का कोई उलटफेर नहीं होना है, लेकिन इसकी हार जीत के भी अपने मायने हैं। चुनाव में टक्कर आप और बीजेपी में नजर आ रही है। चुनाव में आप और बीजेपी के बीच जोरदार संघर्ष चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है कि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जाए। राजेंद्र नगर इलाके में सियासी दलों के जरिए नुक्कड़ सभाओं से लेकर रोड शो और घर घर संपर्क किया जा रहा है। और इधर सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने राजेंद्र नगर सीट में आपकी लगातार तीसरी जीत के लिए रोड शो किया है। दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर 23 जून को उपचुनाव होने जा रहा है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने इस सीट पर जीत दर्ज कराई थी, लेकिन राघव चड्ढा के पंजाब से राज्यसभा का सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब यहां पर इस सीट को हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा संघर्ष हो रहा है। जोरदार नारे लगाएंगे, भारत माता की वैसे तो उपचुनाव में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। राजेंद्र नगर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक लड़ रहे हैं कि भाई देख, इस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी का विधायक होगा तो काम बहुत आसानी से होगा। वे आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने काफी पहले अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया था। आपने इस सीट पर दुर्गेश पाठक की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आपकी जीत के लिए सीएम रोड शो पर निकले हैं। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और प्रदेश संयोजक गोपाल राय समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पद यात्रा, नुक्कड़ सभा और डोर टू डोर कैंपेन से आपके लिए माहौल बनाया है। दुर्गेश पाठक का इस क्षेत्र में अपना प्रभाव रहा है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की लोकप्रियता और दुर्गेश पाठक की सक्रियता आम आदमी पार्टी के लिए माहौल बना रही है। आपने राज्य सरकार के जरिए किए गए कामकाज को चुनावी मुद्दा बना दिया है, जबकि बीजेपी के राजेश भाटिया उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं। कांग्रेस ने पूर्व पार्षद प्रेम लता पर अपना दांव चलाया है। ये मेरी टक्कर है ही नहीं, हमने काम किया है, हम जीतेंगे। राजेंद्र नगर सीट पर कभी बीजेपी का प्रभाव था। 1983 से 2003 तक यहां पर बीजेपी ने 4 बार इस सीट पर जीत हासिल की। राजेंद्र नगर सीट पर साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। 5 साल के बाद 2020 में भी आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने इस सीट पर 20,000 वोटों से मत हासिल किया। अब आम आदमी पार्टी इस सीट में हैट्रिक बनाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। जितने मार्जिन से 2020 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर विधानसभा की सीट हम लोग जीते थे, उससे ज्यादा मार्जिन से इस बार दुर्गेश पाठक जी यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज रोड शो किया। पिछली बार जिताया था उसे डबल मार्जिन से इस बार जिताना है। वहीं बीजेपी ने अपनी इस पुरानी सीट को निकालने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। और जो मैंने अपने विकास कार्य निगम पार्षद में लगे थे, उन कार्यों के साथ मेरा कंपटीशन हो रहा है, तो मैंने उन कार्यों को आगे बढ़ाना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोलियां घर घर पहुंच रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आदिश गुप्ता, विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधुड़ी और तमाम बीजेपी नेता कार्यकर्ता चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगने निकल पड़े हैं। राजेंद्र नगर की सीट मिडिल क्लास प्रभावी वाली कही जाती है। यहाँ पर अब पंजाबी, सिख, सिंधी और पूर्वांचली लोगों का प्रभाव दिखता है। इस उपचुनाव पर सबकी नजरें हैं। 26 जून को इस उपचुनाव का परिणाम आएगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और देखिए, दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट पर उपचुनाव होने हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने दुर्गेश पाठक पर दांव खेला है। दुर्गेश पाठक
किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर नेटवर्क 10 की टीम से आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। राजेंद्र नगर विधानसभा के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से उतारा गया है। इनको हमारे साथ दुर्गेश पाठक जी हैं। दुर्गेश जी, क्या एजेंडा रहेगा आप लोगों का चुनाव लड़ने पे, क्या आगे का है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, यहाँ के विधायक ने बहुत काम किया है और लोग खुश हैं, और हम चाहते हैं कि ये काम आगे कंटिन्यू रहे, ये काम आगे अच्छे से चलता रहे, और उसके लिए ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी का विधायक आगे कंटिन्यू करे, काम करे। तो मेन एजेंडा यही है, मेन इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे काम यहाँ पे हुए और बहुत सारे काम अभी होने हैं। तो लोगों के मन में ये भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ये काम करा सकती है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, एक तो जो पहले के काम हमने किए उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और आगे की जो परेशानियां हैं लोकली, मोहल्ले वाइज, कॉलोनी वाइज, गांव वाइज जो परेशानियां, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि राजेंद्र नगर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसको सबसे पहले दूर करने का प्रयास करें? देखिए, कॉलोनी वाइज जाएंगे तो समस्याएं पता चलेंगी। लगभग 70 से 80% समस्याओं के ऊपर काम हो चुका है। पानी की पाइपलाइन, स्कूल्स बनने का काम है, वो सारी चीज़ें, मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं, सीवर का कनेक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो यहाँ पे CCTV कैमरे लग चुके हैं, तो बहुत सारे काम हो चुके हैं। कुछ काम ऐसे बचे हैं, उन कामों के ऊपर, जैसे 2 UGR बड़े बनने हैं यहाँ पे, एक हॉस्पिटल बनना है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। और बेरोजगारी पे भी मुद्दों पे बात करेंगे? बेरोजगारी के ऊपर तो सरकार काम कर रही है, अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार पैदा करने का। बिल्कुल। हमारे साथ बात करने के लिए दुर्गेश पाठक थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि विकास और बेरोजगारी इनका एजेंडा रहेगा। कैमरामैन अमित के साथ विवेक सिन्हा, दिल्ली। और दिल्ली में अगर आप छोटे डीलर हैं और ऑटो, बाइक या फिर कार विक्रेता हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जिन बड़ी निजी फाइनेंस कंपनियों से आप किसी प्रकार का वाहन फाइनेंस करा रहे हैं, हो सकता है पैसा चुकाने के बाद भी आपको फाइनेंस कराए वाहनों की NOC नहीं मिले। क्योंकि ताज़ा मामला झील इलाके से सामने आया है, जहां पुनीत शर्मा नाम के एक डीलर ने एक निजी बड़ी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से करीब 4 करोड़ 44 लाख 50 हज़ार का लोन लिया था, जिसका वो करीब 3 करोड़ 80 दे चुके हैं। लेकिन 70% भुगतान करने के बावजूद भी आज तक उन्हें सिर्फ 2 ऑटो की ही NOC मिली है। वहीं पीड़ित ने इस समस्या को लेकर वो फाइनेंस कंपनी के उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्हें भगा दिया गया। उसके बाद पीड़ित ऑटो चालकों के साथ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस वक्त मौजूद हैं हम झील इलाके में, जहां पर ऑटो चालक यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियों का मामला सामने नहीं आ रहा है। क्या मामला है प्राइवेट कंपनी का? आप डीलर भी हैं ऑटो, आपने कितनी ऑटो ली थी और क्या मामला हुआ है? मैं झील स्कूटर मार्केट का अध्यक्ष हूँ, पुनीत कुमार नाम है मेरा। मैंने बंसा क्रेडिट लिमिटेड से 4 करोड़ 54 लाख 50 हज़ार का लोन लिया था, जिसमें चेक के थ्रू ये 3 करोड़ 80 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। चेक के थ्रू 3 करोड़ रुपये दिए, ये दे चेक के थ्रू 3 करोड़ और नगद 80 लाख। 3 करोड़ 80 लाख देने के बाद भी इन्होंने मुझे NOC नहीं दी। फिर मेरी इन्होंने गुंडे बेचकर घर में किडनैपिंग कराई और मेरे दुकान में बंदी बनाया। तो इतना पेमेंट देने के बाद भी ये NOC नहीं देते। इनकी नीयत ये मेरा 3 करोड़ 80 लाख भी खा जाए, मेरी सारी गाड़ियाँ भी खा जाए और ये किसी से मुझे मरवा दे। मुझे कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन मिली हुई है, ये IAS साहब साथ है। तो मेरे साथ कुछ ऑटो चालक भी हैं। आप लोग रोड पे चलते हैं, NOC, आप लोग NOC की मांग कर रहे हैं, तो NOC आपको क्यों नहीं दी जा रही, क्यों नहीं मिल रही? हम जो है, हमने 36 महीने का केस लगवाया है, हमने 36 EMI पे किए हैं, अब हमें NOC दी नहीं जा रही है। NOC के लिए हम जाते हैं तो हमें NOC की कोई सुनवाई नहीं है। हम चाहते हैं कि इनका तो लाइसेंस रद्द हो और कोई भी बाजार में इनकी NOC चढ़नी ही नहीं चाहिए। हमारा कहना यह है कि हमारी NOC दी जाए। हम लोग इतनी मेहनत करके अपनी खून पसीने से जो है पैसा कमा के किस्तें भरते हैं और उस किस्त भरने के बाद भी हमारी NOC हमें नहीं दी जाती है। आप देखिए, आप डीलर हैं, एक डीलर हैं, आपने इनको गाड़ियाँ दी थी चलाने के लिए, गाड़ी इन्होंने पैसा ही पूरा भरा है, तो NOC इनको क्यों नहीं मिल रही है? ये बंसल वाले ऐसे फ्रॉड करते हैं, ये पूरा पैसा लेने के बाद किसी को NOC देते हैं। मैंने FIR कोर्ट के थ्रू मेरी FIR हुई है और मेरे को कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन मिली हुई है। मैं चाहता हूँ मेरी सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं और मेरे PSO साहब जाते हैं, बंसल क्रेडिट लिमिटेड के बंदे हमें वॉच करते हैं। कल को ऐसा ना हो जैसे पंजाब में जैसे उनकी गोली लग गई थी, कहीं कल को मेरे को भी मार दे। अगर मेरे को या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार बंसल क्रेडिट लिमिटेड होगा। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर ये ऑटो चालक थे, डीलर थे। इनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से इनको फ्रॉड हुआ है। इन्होंने 100 ऑटो ली थी, उसके बाद उसकी बाकायदा किस्त भी भरी गई है, लेकिन अभी तक इन्हें NOC नहीं दी गई है। कैमरामैन अमित के साथ
और राजधानी दिल्ली में द्वारका सेक्टर 20 के भारत वंदना पार्क में बिना अनुमति के पेड़ों को काटा जा रहा है। भारत वंदना पार्क को मिनी इंडिया की थीम पर द्वारका में तैयार किया जा रहा है और बताया जाता है कि करीब 200 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में पिछले कुछ समय से हो रहे निर्माण कार्य के दौरान कई जगह पर पेड़ों को काटा गया है, जिसको लेकर वन विभाग ने समाज सेवी रोबिन शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच की है, जिसके बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। हैरत की बात यह है कि रोक के लगने से पहले एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पार्क का निरीक्षण किया था और संबंधित विभाग को जल्द से जल्द बेहतर तरीके से निर्धारित समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया था। देखिए, ये जो भारत वंदना पार्क है द्वारका में, भारत वंदना पार्क द्वारका में काफ़ी समय से लोग इस पार्क को बचाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना करीब 200 एकड़ लैंड पे ग्रीन एरिया था और उसमें जो 20 से 25 एकड़ लैंड पे तो पूरा फॉरेस्ट का एरिया था, हरा भरा पूरा हुआ करता था। मैं आपको ये ज़रा दिखाना चाहूँगा कि ये 2018 का जीपीएस फ़ोटो है, गूगल मैप से लिया गया है। कंप्लीट ग्रीन आपको नज़र आएगा। और ये पिछले साल का फ़ोटो है जो पूरी तरह से ब्राउन आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ग्रीन कवर को पिछले एक साल के अंदर अंदर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बिल्कुल आपने सही सुना है, हम लोग इसीलिए प्रयास कर रहे थे कि इस ग्रीन एरिया को बचाया जाए, क्योंकि ये एक बायोडाइवर्सिटी जोन था और यहाँ पर बहुत सारे कम से कम 30-40 से ज़्यादा नीलगाय रहते थे। यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी मोर 200 के करीब मोर रहते थे और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, जिसकी पूरी जानकारी डीडीए को और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को द्वारका के एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट और रेसिडेंट्स समय समय पे मुहैया कराते आए हैं। और दिल्ली पुलिस की तरफ से आज अलग अलग इलाके में साप्ताहिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में एसीपी से लेकर डीसीपी स्तर के अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों को सुना और जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि पूर्वी दिल्ली जिले में सब डिवीज़न में सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें मधु विहार सब डिवीज़न की तरफ से वो खुद मौजूद रहीं और आज तकरीबन 50 से 60 शिकायतें सुनी गई हैं, जिसमें साइबर क्राइम, घरेलू हिंसा, चीटिंग की शिकायतें शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हमारे ज़िले में आज हमने सब डिवीज़न लेवल पे चारों सब डिवीज़न में जन सुनवाई करवाई है। मैं पर्सनली यहाँ मधु विहार सब डिवीज़न की जन सुनवाई में मौजूद हूँ और तीनों थानों को हमने कवर किया है, मधु विहार, गाज़ीपुर और पीआईए। तकरीबन 50-60 कंप्लेनेंट्स हमारे पास वॉक इन करे हैं और हर तरह की कंप्लेंट थी। कुछ की चीटिंग की कंप्लेंट्स थी, कुछ के साथ डोमेस्टिक कंप्लेंट्स हैं, कुछ के अपने व्यक्तिगत फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं। तो हर तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं और हमने कोशिश यही की है कि उनकी सुनवाई हो और तुरंत इसका रिड्रेसल हो। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं और पैटी इश्यूज़ भी होते हैं, जिसमें मीडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस का रोल नहीं होता है, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि इसका वे आउट क्या है, कोर्ट अप्रोच करें या फिर मीडिएशन सेंटर जाएं या रिजोल्यूशन करें, थोड़ा सा एमिकेबली वैसे हो जाए, तो उसका लिए हम गाइड करते हैं उन लोगों को। तो सर, ये कि जन सुनवाई हर महीने में एक बार होती है, क्या है? हर सैटरडे होती है। पहले हम अपने ऑफिस में हर सैटरडे करते हैं, अब सीनियर ऑफिसर्स के आदेश आए कि एक सेंट्रल प्लेस में की जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ सकें, तो इसलिए सेंट्रल प्लेस को चूज़ किया गया ताकि लोगों तक ज़्यादा रीच आउट कर सके, ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सके और उनके ग्रीवेंसेस का हम रिजोल्यूशन कर सकें। और राजधानी दिल्ली से तमाम राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर युवा मोर्चा कर रहे हैं और आगजनी कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिनकी अलग अलग तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। और वहीं इस रोष प्रदर्शन को लेकर अलीपुर थाना पुलिस की टीम भी अलर्ट पर है और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस अलर्ट दिखी। सूत्रों के मुताबिक आंदोलनकर्ता सिंघू बॉर्डर से होते हुए राजधानी दिल्ली में प्रवेश करेंगे और पुरानी दिल्ली के अंदर आकर चक्का जाम करेंगे, जिसको देखते हुए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हाई अलर्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग पहले से ही तैयार कर रखी है, जिससे कोई भी आंदोलनकारी राजधानी दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर और जो केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना जो लागू की गई थी उसके विरोध में देश भर में कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहे हैं। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस भी यहाँ अलर्ट है और दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर अरेंजमेंट लगाया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो आंदोलन करता है वो दिल्ली में प्रवेश ना कर जाए, उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है।
क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि जो उपद्रवी हैं, जो आंदोलन करते हैं, वो लगातार हंगामा कर रहे हैं कि इसी को लेकर हरियाणा की तरफ से जो आने वाले लोग हैं वो दिल्ली में प्रवेश ना कर जाएं, दिल्ली के अंदर जाकर प्रवेश करने के बाद जो है आंदोलन ना कर पाए, उनको रोकने के लिए अब यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। दिल्ली से नेटवर्क 10 के लिए नीतीश के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। और बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने 14 लाख रुपए की लूट की गुत्थी को सुलझा लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इन आरोपियों ने बीती 25 मई को नेशनल हाईवे 44 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक कलेक्शन एजेंट से 14 लाख रुपए की लूट की थी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए थे। आरोपियों ने लूट की वारदात को अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। आरोपियों के 2 साथी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में अलीपुर थाना पुलिस की हॉक आई की टीम दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने 14 लाख रुपए की लूट की वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने नेशनल हाईवे 44 रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक बाइक सवार से 14 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ये आरोपी लगातार फरार चल रहे थे, लेकिन अलीपुर थाना पुलिस की ओकाई की टीम ने इन आरोपियों को बीती रात हिरण की पूछताछ से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी फिर से इस इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पर पहले भी 420 का आपराधिक मामला दर्ज है। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस की टीम गिरफ्तार दोनों इन आरोपियों के 2 साथियों की तलाश में दिल्ली में छापेमारी जारी किए हुए है। दिल्ली से नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। और दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंगस्टर दीपक बॉक्सर गैंग के 2 बदमाशों को हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 पिस्टल बरामद की गई है। डीसीपी अमित गोयल की निगरानी में एसीपी रमेश लांबा, इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार, एसआई अजय कुमार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की, जिसमें बदमाश नितिन यानी कालू को विकास नगर से धर दबोचा गया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी हथियारों को अपने साथी मुस्ताक यानी साहिल को देता था और वो आगे सारे गैंग के सदस्यों में सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस दोनों से ही पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच एजीएस की टीम ने कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर गैंग के 2 बदमाशों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों से 5 पिस्टल भी बरामद की। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल, एसीपी रमेश लांबा, इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार, सब इंस्पेक्टर अजय कुमार के नेतृत्व के अंदर टीम ने दिल्ली के विकास नगर के पास से आरोपी नितिन एलियस कल्लू को गिरफ्तार किया। उसके बाद पूछताछ के बाद उसके साथी साहिल एलियस मुस्ताक को गिरफ्तार किया विकासपुरी के एक पार्क के पास से, जो कि सभी गैंगों को हथियार सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर इनके सिंडिकेट के बारे में पता लगा रही है। कैमरामैन लक्ष्य के साथ मैं लवली बख्शी, नेटवर्क 10 दिल्ली। और आजादपुर मंडी की समस्याओं के समाधान को लेकर वाइस चेयरमैन ने मंडी का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया है। दरअसल आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और जहां पर हजारों लोग रोज पहुंचते हैं। मंडी में गंदगी, अवैध पार्किंग की समस्या के साथ साथ कई और भी समस्याएं हैं जो लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। गंदगी की वजह से कई बार लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पैदल चलने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं तमाम समस्याओं के समाधान के लिए वाइस चेयरमैन एचपीएस सरन ने दौरा किया और लोगों को समाधान का आश्वासन भी दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ ही फिलहाल दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।